हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल फ्रेंड जोन बायोलॉजी पे। आशा करता हूँ आप सबकी टीजीटी, पीजीटी, एलटीजी ऐसी जो भी एग्ज़ाम आप देना चाह रहे हैं उसकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही हो और आपका श्योर सिलेक्शन हो। तो मैंने स्टार्ट किया था एलटी और जीआईसी के मेंस के लिए आंसर राइटिंग। उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने लेके आया हूँ, प्लांट सक्सेशन का। क्या होता है प्लांट सक्सेशन? इट इज नेचुरल डेवलपमेंट ऑफ सीरीज ऑफ बायोटिक कम्युनिटी, यानी किसी एरिया में नेचुरली क्या डेवलप हो, कोई एक सीरीज ऑफ बायोटिक यानी लिविंग कम्युनिटी डेवलप हो। कहाँ पे? सेम साइट पे हो और दिए हुए टाइम पे। कहाँ से स्टार्ट हो? बिगन फ्रॉम रिलेटिवली अनस्टेबल कम्युनिटी। उस कम्युनिटी के बोलते हैं पाइनियर कम्युनिटी। पाइनियर कम्युनिटी से शुरू होकर और एक स्टेबल क्लाइमेक्स कम्युनिटी तक, तो इसे कहते हैं प्लांट सक्सेशन। कहाँ से शुरू होता है? इट इंटायर सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट और स्टेजेस ऑफ बायोटिक सक्सेशन फ्रॉम पाइनियर टू क्लाइमेक्स कॉल्ड सीरी, उसे हम लोग सीरी कहते हैं। फर्स्ट स्टेबल कम्युनिटी टू इन्वेड ऑन अ बेयर रॉक बेयर एरिया कॉल्ड पाइनियर कम्युनिटी, यानी किसी ऐसे एरिया जहाँ पर इससे पहले कोई वेजिटेशन नहीं थी, वहाँ पर जो सबसे पहले वेजिटेशन इन्वेड करती है उसे हम लोग कहते हैं पाइनियर कम्युनिटी। और जो सबसे लास्ट में मोस्ट स्टेबल कम्युनिटी बन जाती है उसे हम लोग कहते हैं क्लाइमेक्स कम्युनिटी। जैसे किसी रॉक पे इससे पहले कोई वेजिटेशन नहीं, तो सबसे पहले लाइकेन ग्रो करते हैं, फिर लाइकेन के बाद उसमें छोटे छोटे हर्ब्स बनती हैं, हर्ब से श्रब, श्रब से ग्रास, ग्रास से ट्री, और ट्री मिलके क्या बना देते हैं? फॉरेस्ट। तो यानी लाइकेन से शुरू होकर क्लाइमेक्स कम्युनिटी पे पहुंच जाना, इसे हम लोग कहते हैं सक्सेशन। सक्सेशन मेनली टू टाइप के होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी सक्सेशन का मतलब होता है ऐसी कोई रॉक या ऐसा कोई एरिया जहाँ पर पहले कोई वेजिटेशन नहीं थी, यानी इट अकर्स ऑन बैरन लैंड। बैरन लैंड का मतलब होता है ऐसी लैंड जिससे इससे पहले कोई वेजिटेशन नहीं थी, वेयर नो लाइफ एग्जिस्ट बिफोर। वहाँ पर अगर जो सक्सेशन होता है, जैसे बेयर रॉक या न्यूली कूल्ड लावा है कोई, तो इट इज़ वेरी स्लो प्रोसेस, ये बहुत स्लो प्रोसेस होती है। और इट डेवलप द सॉइल, और ये क्या डेवलप करती है? सॉइल डेवलप करती है। तो इसे हम लोग प्राइमरी सक्सेशन कहते हैं। नेक्स्ट आते हैं सेकेंडरी सक्सेशन में। इट अकर्स इन एरिया वेयर अ प्रीवियस कम्युनिटी वाज डिस्ट्रॉय, यानी कोई ऐसा एरिया जहाँ पहले तो वेजिटेशन थी पर उसको किसी कारणवश डिस्ट्रॉय कर दिया गया। जैसे कोई एबेंडेंट फार्म लैंड, कोई हमने फार्म लैंड थी यानी खेत की जगह थी, मैंने उस पर खेती की थी, खेती करने के बाद मैंने उसको काट लिया। या कोई बर्न फॉरेस्ट, यानी फॉरेस्ट को हमने जला दिया और उसके बाद हमने फिर दोबारा वहाँ पर कोई हम वेजिटेशन ग्रो करते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं सेकेंडरी सक्सेशन। तो दो टाइप के सक्सेशन होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी हमारे बैरन लैंड पे होते हैं, और जबकि सेकेंडरी हमारे कहाँ होते हैं? ऐसे एरिया में जहाँ पर कोई प्रीवियस कम्युनिटी प्रेजेंट थी पर वो किसी कारणवश डिस्ट्रॉय हो गई थी। चलो स्टेजेस देखते हैं क्या क्या होते हैं। तो हम लोग एक एक्वाटिक की देखते हैं और एक जीरो शेयर की देखते हैं। हाइड्रोशेयर मतलब ऐसा सक्सेशन जो हाइड्रो मतलब वाटर में होता है। क्या होता है? सबसे पहले फाइटोप्लैंक्टन बनते हैं, फिर रूटेड सबमर्ज बनते हैं, फिर फ्लोटिंग प्लांट बनते हैं, फिर रीड स्वैम्प आते हैं, फिर सेड मीडो आते हैं, फिर वुडलैंड, फिर फॉरेस्ट बनता है। अगर जो हम जीरो शेयर यानी किसी ऐसे एरिया की बात करते हैं जो जीरोफिटिक एरिया होता है, यानी जहाँ पर वाटर की डिफिशियंसी होती, कमी होती, वहाँ क्रस्टोज लाइकेन, फिर फोलियोज लाइकेन, फिर मॉसेस, हर्ब, श्रब, देन फॉरेस्ट बनता है। तो इस तरीके से ये सक्सेशन हमारा सक्सेशन का डेवलपमेंट होता है। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आता है इन सीटू और एक्स सीटू। ये भी अपने में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोग इसी सीरीज में क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते रहिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं, इन सीटू और एक्स सीटू कंजर्वेशन। जैसा कि हमें पता है, अगर जो इन सीटू क्या होता है, किसी भी एनिमल को अगर जो हम उसके नेचुरल हैबिटेट में कंजर्व करते हैं तो वो इन सीटू है, और अगर जो उसको उसके नेचुरल हैबिटेट से निकाल के कोई आर्टिफिशियल हैबिटेट में हम लोग कंजर्व करते हैं तो एक्स सीटू कंजर्वेशन में आता है। पहले बात हम लोग एक बात कर लेते हैं, किसी चीज़ को कंजर्व ही क्यों करना पड़ता है? तो कंजर्व इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि वहाँ उसकी बायोडाइवर्सिटी क्या हो रही है? धीरे धीरे लॉस हो रही है। लॉस किसके कारण हो रही है? तो लॉस होने के चार कारण हैं, जिसे हम लोग इविल क्वाड्रेट बोलते हैं। इविल क्वाड्रेट कौन से इविल क्वाड्रेट हैं? एक तो हम उसका हैबिटाट लॉस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हैबिटाट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। किसी भी एरिया को हम लोग क्या करते हैं? लॉस कर रहे हैं और उसको छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर रहे हैं। दूसरा हम लोग क्या कर रहे हैं? ओवर एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं। किसी भी का हम लोग इतना ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं कि वो हमारा धीरे धीरे एक्सटिंक्ट होता जा रहा है। या हम लोग क्या कर रहे हैं? कोई एलियन स्पीसीज वहाँ पर इंट्रोड्यूस हो गए जिसकी वजह से वो
उस वहाँ की लोकल वेजिटेशन को डिस्टर्ब कर रही है या कोई को एक्सटिंक्शन हो गया है। ये 4 हमारे इविल कोऑर्डिनेट होते हैं जो बायोडाइवर्सिटी लॉस के कारण बताए जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं इन सीटू कंजर्वेशन क्या होता है। इन सीटू कंजर्वेशन को हम लोग ऑन साइट कंजर्वेशन भी कहते हैं। इट इन्वॉल्व द प्रोटेक्शन ऑफ स्पीसीज विद इन द नेचुरल हैबिटेट। बहुत इंपॉर्टेंट क्या है ये कि ये उसके नेचुरल हैबिटेट में किया जाता है। इट एम टू मेंटेन, और इसका एम क्या है, मेंटेन करना इकोलॉजिकल प्रोसेस एंड द एवोल्यूशनरी पोटेंशियल ऑफ स्पीसीज इन द इन्वायरमेंट वेयर दे अकर नेचुरली। यानी कोई स्पीसीज नेचुरली जिस इन्वायरमेंट में पाई जाती है उसी इन्वायरमेंट में उसको हम लोग क्या करना चाहते हैं, प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। द इट प्रोटेक्ट द एंटायर इकोसिस्टम, जो पूरे इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करता है, इंक्लूडिंग द टारगेट स्पीसीज को तो प्रोटेक्ट ही करता है, उसके साथ उसके रिलेटेड फ्लोरा और फौना को भी हम लोग प्रोटेक्ट करते हैं। इट अलाउ फॉर नेचुरली एवोल्यूशनरी प्रोसेस टू कंटिन्यू, और ये क्या अलाउ करता है कि कोई नेचुरल एवोल्यूशनरी प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू होती रहे। इसके एग्जाम्पल में देखेंगे तो हमारा नेशनल पार्क है। नेशनल पार्क क्या होते हैं, दीज आर एरिया मेंटेन्ड बाय गवर्नमेंट। कौन मेंटेन करता है इनको, गवर्नमेंट। एंड रिजर्व फॉर बेटरमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ, जो वाइल्ड लाइफ है उसके बेटरमेंट के लिए इनको रिजर्व करते हैं। दे आर स्ट्रिक्टली प्रोटेक्टेड एरिया वेयर ह्यूमन एक्टिविटी इज प्रोहिबिटेड। स्ट्रिक्टली प्रोटेक्टेड एरिया होते हैं और इनमें कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी अलाउ नहीं होती है। एग्जाम्पल में हम देखते हैं तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कि इंडिया का फर्स्ट था, और येलो स्टोन नेशनल पार्क जो कि वर्ल्ड का फर्स्ट था। और भी कई सारे हमारे नेशनल पार्क हैं, जैसे अपने राजस्थान में है भरतपुर में नेशनल पार्क, भरतपुर नेशनल पार्क, केवलादेव नेशनल पार्क भरतपुर में है। और जिम कॉर्बेट तो मैंने आपको बता ही दिया, यूपी का बहुत इंपॉर्टेंट दुधवा नेशनल पार्क। इसका क्वेश्चन हमारे एलटी के मेंस प्री में पूछा भी गया था, दुधवा नेशनल पार्क का। और जिम कॉर्बेट है, काजीरंगा नेशनल पार्क है, और उनसे रिलेटेड एनिमल्स को भी हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट होता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। दे आर ट्रैक्ट ऑफ लैंड। क्या होते हैं, कोई लैंड का पार्ट विद और विदाउट लेक, लेक हो भी सकती है यानी कोई झील हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। वेयर वाइल्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स टेक रिफ्यूज विदाउट हंटिंग, उनको हम लोग कंजर्व करते हैं विदाउट हंटिंग, हंटिंग नहीं कर सकते। देयर एरिया वेयर सर्टेन ह्यूमन एक्टिविटीज़ आर परमिटेड, पर इन एरिया में कुछ सर्टेन ह्यूमन एक्टिविटीज़ परमिटेड होती हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो हमारे पास कई सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं, जैसे चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि हमारा चंदौली यूपी में है, तो इसका एग्जांपल लिख सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं बायोस्फीयर रिजर्व। दे आर मल्टीपर्पज प्रोटेक्टेड एरिया वेयर विच आर मेड फॉर प्रिजर्विंग जेनेटिक डाइवर्सिटी। क्रिएशन ऑफ बायोस्फीयर वाज इनिशिएटेड इन 1975 अंडर MAB प्रोग्राम ऑफ यूनेस्को। बहुत इंपॉर्टेंट, कब स्टार्ट किया गया था बायोस्फीयर बनाना, MAB यानी मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम 1975 में स्टार्ट हुआ था यूनेस्को के द्वारा। उसमें कौन कौन से बायोस्फीयर है हमारे, मेनली नंदा देवी हो गया और सुंदर वन हो गया। ठीक है, ऐसे और भी कई सारे हैं हमारे, जैसे पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व है, हाँ, और भी ऐसे कई सारे हैं। नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व है, और तुम्हारा कंचनजंगा सिक्किम के पास बायोस्फीयर रिजर्व है। ऐसे कई सारे हमारे बायोस्फीयर रिजर्व हैं। ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व में हमारे 3 जोन भी होते हैं, उनके बारे में याद रखना, कोर जोन, बफर जोन और ट्रांजिशन जोन। कोर, ट्रांजिशन और बफर 3 जोन भी होते हैं। फिर आता है सेक्रेड ग्रुप्स। सेक्रेड ग्रुप्स मतलब पवित्र गुफाएं, ये भी हमारा NC2 कंजर्वेशन में आता है। दीज आर फॉरेस्ट फ्रेगमेंट, फॉरेस्ट के फ्रेगमेंट यानी जंगलों के छोटे छोटे फ्रेगमेंट होते हैं। प्रोटेक्टेड बाय लोकल कम्युनिटी, वहाँ पर जो लोकल कम्युनिटी होती है वो लोग इसको प्रोटेक्ट करते हैं। ड्यू टू रिलीजियस और कल्चरल सिग्निफिकेंस, क्योंकि वो उसको अपने रिलीजियस यानी धर्म से जोड़ते हैं और कल्चर से जोड़ लेते हैं। जैसे अरावली राजस्थान में, चंदा सरगुजा MP में, और खासी जयंतिया ये मेघालय साइड में। ये हमारी सब क्या है, सेक्रेड ग्रुप्स हैं। अब हम लोग XC2 कंजर्वेशन की तरफ देखते हैं। XC2 कंजर्वेशन मतलब ऑफ साइट कंजर्वेशन, यानी उनको उनके नेचुरल हैबिटेट से निकाल के किसी मैन मेड प्रोटेक्टेड एरिया में कंजर्व करना होता है। जैसे इट इज़ कंजर्वेशन ऑफ सेलेक्टेड रेयर प्लांट एनिमल इन प्लेस आउटसाइड देयर नेचुरल होम। उनके नेचुरल हैबिटेट से निकाल कर हम लोग उनको बाहर प्रोटेक्टेड एरिया में क्या करते हैं, प्रिजर्व करते हैं। इट इंक्लूड ऑफ साइट कलेक्शन, इसमें हमारे 2 तरीके के आते हैं, 2 ग्रुप में भी डिवाइड कर सकते हैं, एक ऑफ साइट कलेक्शन और दूसरा जीन बैंक। ऑफ साइट कलेक्शन में कौन कौन आते हैं, हमारे बोटेनिकल गार्डन। बोटेनिकल गार्डन की बात करें तो हमारे पास लखनऊ में है हमारा NBRI
कोलकाता की बात करें तो IBG इंडियन बोटेनिकल गार्डन, जो कि कोलकाता इंडिया का सबसे बड़ा बोटेनिकल गार्डन है, IBG इंडियन बोटेनिकल गार्डन। और यूपी में हमारा NBRI लखनऊ में, और ये हमारा कोलकाता हावड़ा के पास, ठीक है। जूलॉजिकल पार्क की बात करें तो जिन्हें हम लोग कॉमनली जू कहते हैं, लखनऊ में अपना एक चिड़ियाघर है, एक कानपुर में भी चिड़ियाघर है, और एक गोरखपुर में चिड़ियाघर है। और वाइल्ड लाइफ सफारीज, इटावा में वाइल्ड लाइफ सफारी बनी हुई है, ऐसे और भी कई सारी वाइल्ड लाइफ सफारी है। दूसरा हम जीन बैंक में देखते हैं, तो जीन बैंक में क्या क्या आते हैं, सीड बैंक, टिश्यू कल्चर, स्पर्म बैंक और क्रायो प्रिजर्वेशन। क्रायो प्रिजर्वेशन का एक क्वेश्चन और आपको बता दें कि ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसमें हम लोग किसी भी चीज़ को किसी भी रेयर स्पीसीज के गैमेट को, पॉलन को या किसी भी चीज़ को प्रिजर्व करते हैं, -196 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रखते हैं, और लिक्विड नाइट्रोजन में, बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना, लिक्विड नाइट्रोजन में, और टेम्परेचर कितना, -196 डिग्री सेल्सियस पे लिक्विड नाइट्रोजन में हम लोग उसे क्या करते हैं, प्रिजर्व करते हैं। नेक्स्ट और बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा फोटोसिंथेसिस। अगर जो हम बात करें GIC मेंस की जो 2022 में हुआ था, उसकी बात करें तो उसमें ये फोटोसिंथेसिस से क्वेश्चन पूछा गया था, साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन का। तो ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम लोग देखते हैं क्या होता है। इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस। एक कॉम्प्लेक्स कैसी है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रोसेस। वहाँ वेयर करते कि हम लोग सोलर एनर्जी कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी, जो हमारी सन से आने वाली एनर्जी होती है उसको हम लोग केमिकल एनर्जी में स्टोर कर लेते हैं। ग्रीन प्लांट सिंथेसाइज देयर ऑन फूड, जितने भी ग्रीन प्लांट है वो अपना फूड खुद प्रोड्यूस करते हैं, किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में। क्या यूज करते हैं, रॉ मटेरियल कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। इट अकर्स इन द मीजोफिल ऑफ लीव्स की मीजोफिल सेल में होता है, विच कंटेन फोटोसिंथेटिक एपरेटस, कौन सा, क्लोरोप्लास्ट। ये इसकी इक्वेशन दी हुई है, 6CO2 और 12H2O। सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंट में C6H12O6 ये ग्लूकोज बन जाता है, 6 वाटर के मॉलिक्यूल बचते हैं और ऑक्सीजन रिलीज हो जाती है। इसको हम लोग दो मेन स्टेज में डिवाइड कर सकते हैं, एक होती है इसकी लाइट रिएक्शन, एक होती है डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन को हम लोग फोटोकेमिकल रिएक्शन भी कहते हैं, डार्क रिएक्शन को बायोसिंथेटिक फेज कहते हैं। लाइट रिएक्शन हमारी होती है थैलेकॉइड मेम्ब्रेन पे, और थैलेकॉइड के इनर मेम्ब्रेन पे, और ये डार्क रिएक्शन हमारी स्ट्रोमा में होती है। तो साइट याद रखेंगे, एक साइट का भी क्वेश्चन प्री में पूछ सकते हैं, प्री में और मेंस में तो नहीं साइट का पूछ आएगा, पर प्री में साइट का भी क्वेश्चन आ सकता है। देखते हैं लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन क्या होती है। लाइट रिएक्शन ऐसी रिएक्शन जो सनलाइट पे डायरेक्ट डिपेंड होती है, इसीलिए उसे हम नाम देते हैं लाइट रिएक्शन। इट अकर्स इन थैलेकॉइड मेम्ब्रेन में होता है, और इट इन्वॉल्व फॉलोइंग स्टेप। क्या क्या होता है, सबसे पहला एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। हमारा जो क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट के पास हमारे होते हैं रिएक्शन सेंटर। रिएक्शन सेंटर के पास होते हैं फोटो सिस्टम, दो फोटो सिस्टम होते हैं, फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2। फोटो सिस्टम 2 जो होता है वो 680 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब करता है, जबकि जो फोटो सिस्टम फर्स्ट होता है वो 700 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब करता है। ये दो हमारे फोटो सिस्टम होते हैं। तो ये सनलाइट को क्या करते हैं, क्लोरोफिल पिगमेंट सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। जब सनलाइट एब्जॉर्ब होती है तो सनलाइट की प्रेजेंस में स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट हो जाता है थैलेकॉइड मेम्ब्रेन की इनर साइड में। थैलेकॉइड मेम्ब्रेन की इनर साइड में वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट हो जाता है। किसमें स्प्लिट होता है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन तो रिलीज हो जाती है, ये प्रोटॉन हमारे एक्यूमुलेट होने लगते हैं ल्यूमन में यहाँ पर इस तरीके से, और ये इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करते हैं। व्हेन दीज हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन आर पास फ्रॉम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जब ये हाई एनर्जी के इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से पास होते हैं, दे रिलीज देयर एनर्जी, ये अपनी एनर्जी को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। एंड दिस एनर्जी ट्रैप टू यूज सिंथेसाइज ऑफ एसिमिलेटरी पावर, इसी एनर्जी को ट्रैप करके हमारी एसिमिलेटरी पावर सिंथेसाइज होती है ATP और NADPH वाया साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन के द्वारा। दूसरा हमारी डार्क रिएक्शन है। ये डार्क रिएक्शन एक्चुअल वो रिएक्शन है जिसमें हमारी ग्लूकोज की सिंथेसिस होती है। डार्क रिएक्शन इसका नाम क्यों दिया जाता है, क्योंकि ये सनलाइट की एब्सेंस में होती है। तो इसको दिस फेज डज नॉट रिक्वायर लाइट, इसको लाइट की जरूरत नहीं है, बट डिपेंड अपॉन द प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन, पर लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट पे डिपेंड है। क्या प्रोडक्ट थे लाइट रिएक्शन के, हमने बनाए थे लाइट रिएक्शन में ATP और NADPH। ATP और NADPH यानी जो एसिमिलेटरी पावर बनाई थी उस पर ये डिपेंड होते हैं। इट अकर्स इन स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट, होते क्या है क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में।
दो तरीके से होती है, एक C3 साइकिल होती है और एक C4 साइकिल होती है। ड्यूरिंग दिस ATP और NADP टू फिक्स कार्बन डाइऑक्साइड इनटू ग्लूकोज, यानी कार्बन को ग्लूकोज में फिक्स करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, ATP और NADP। और की एंजाइम कौन सा होता है, रूबिस्को। C4 को हम लोग हैच एंड सेलेक्ट पाथवे भी कहते हैं। इट इज़ फाउंड इन ट्रॉपिकल प्लांट, ऐसे प्लांट जो हाई टेम्परेचर में ग्रो करते हैं जैसे मेज। टू मिनिमाइज फोटो रेस्पिरेटरी लॉस को मिनिमाइज करने के लिए इनके पास की एंजाइम होता है पेपकेज, पेप कार्बोक्सीलेज। फैक्टर अफेक्टिंग की बात करें तो लाइट इंटेंसिटी कौन सा लॉ फॉलो करता है, ब्लैक्सलैग लॉ। ब्लैक्समैन ने लॉ दिया था, इसके लिए लिमिटिंग फैक्टर क्या है हमारी, लाइट। CO2 कंसंट्रेशन मेजर लिमिटिंग फैक्टर होती है C3 प्लांट के लिए, और टेम्परेचर अफेक्ट एंजाइमेटिक एक्टिविटी इन स्ट्रोमा। अब आते हैं हम लोग देखते हैं C3 प्लांट को, C3 पाथवे को डिटेल में। इस पाथवे की डिस्कवरी केल्विन और बेंसन ने की थी, क्या यूज करके, रेडियो एक्टिव आइसोटोप कार्बन 14 को यूज किया था। और किस पे डिस्कवरी की थी, क्लोरेला पे, ठीक है। प्राइमरी मेटाबॉलिक पाथवे होता है कार्बन फिक्सेशन का इन फोटोसिंथेसिस में। इट अकर्स इन स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट में होता है एंड कॉमन टू ऑल फोटोसिंथेटिक प्लांट। जितने भी फोटोसिंथेटिक प्लांट हैं, यानी C3 प्लांट हो चाहे C4 प्लांट हो, दोनों में C3 साइकिल होती ही होती है। यानी ग्लूकोज बनाने के लिए C3 साइकिल में उनको पास होना पड़ेगा, C3 साइकिल करना ही पड़ेगा, इवन प्लांट हो चाहे C3 हो या C4 हो। दो इट इज सोल मेथड ऑफ कार्बन फिक्सेशन इन C3 प्लांट्स लाइक राइस, व्हीट और सोयाबीन। स्टेजेस क्या क्या होती हैं, द केल्विन साइकिल इज अ साइक्लिक प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ 3 डिस्टिंक्ट स्टेज। एक साइक्लिक प्रोसेस है और इसमें 3 स्टेजेस होती हैं। सबसे पहला कार्बोक्सिलेशन होता है, यानी कार्बन का फिक्सेशन होता है। फिर हमारा रिडक्शन होता है, लास्ट में रीजनरेशन होता है। तो इट इज़ द मोस्ट क्रूशियल स्टेप वेयर कार्बन डाइऑक्साइड इज फिक्स इनटू स्टेबल ऑर्गेनिक इंटरमीडिएट। इसका जो फर्स्ट एक्सेप्टर होता है उसका नाम होता है RUBP, जो कि इनकी मीजोफिल सेल में प्रेजेंट होता है, राइबोलोज 1,5 बिस्फॉस्फेट। और ये 5 कार्बन की शुगर होती है, और ये कार्बन को जैसे एक्सेप्ट करता है, और ये कार्बन को एक्सेप्ट करता है किसकी प्रेजेंस में, रूबिस्को एंजाइम की प्रेजेंस में। CO2 कंबाइन विद RUP से जैसे कंबाइन करती है 6 कार्बन कंपाउंड बनता है, जो कि तुरंत इमीडिएट स्प्लिट हो जाता है 2 मॉलिक्यूल ऑफ 3 PGA, यानी 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड, जो कि इसका फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट होता है। सिंस 3 PGA इज 3 कार्बन कंपाउंड का होता है, जो कि फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बनता है, वो कितने कार्बन का कंपाउंड है, 3 कार्बन का, इसीलिए इसे हम लोग C3 पाथवे भी कहते हैं। दूसरा स्टेप हमारा रिडक्शन आता है। दिस स्टेज इन्वॉल्व अ सीरीज ऑफ रिएक्शन दैट लीड टू फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज। क्या होता है, एवरी CO2 मॉलिक्यूल फिक्स टू, एक CO2 मॉलिक्यूल को फिक्स करने के लिए हमें 2 ATP मॉलिक्यूल खर्च करने पड़ते हैं और 2 NADP मॉलिक्यूल यूटिलाइज होते हैं, ठीक है। 3 PGA इज कन्वर्टेड इनटू ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट में कन्वर्ट होता है, ट्राइज फास्फेट में। और फ्रैक्शन ऑफ दिस यूज टू सिंथेसाइज ग्लूकोज, उसमें से कुछ जो फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड होता है उससे हम लोग ग्लूकोज सिंथेसाइज करते हैं, स्टार्च बना लेते हैं, और बाकी हम लोग क्या करते हैं, रीजनरेट कर लेते हैं। टू कीप द साइकिल रनिंग कंटिन्यू, अगर जो हम साइकिल को कंटिन्यू रन करना चाहते हैं C3 साइकिल को, तो CO2 एक्सेप्टर मॉलिक्यूल जो होता है RUBP मस्ट बी रीजनरेटेड, उसको हम लोग क्या करना पड़ेगा, उससे फिर से रीजनरेट करना पड़ता है। दिस स्टेप रिक्वायर्स 1 मॉलिक्यूल ऑफ ATP। इस स्टेप में 1 ATP खर्च होता है टू फास्फोरिलेशन टू RUBP फ्रॉम ट्राइज फास्फेट टू सिंथेसाइज 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। तो एक ग्लूकोज को मॉलिक्यूल को सिंथेसाइज करने के लिए ये साइकिल हमें 6 बार चलानी पड़ती है। एक बार में 1 ग्लूकोज फिक्स होता है और 6 बार में 6 ग्लूकोज फिक्स हो जाएंगे। तो इनपुट क्या है, अगर जो हम 6 बार चलाएंगे तो 6 कार्बन डाइऑक्साइड देंगे, तो इससे ग्लूकोज बनेगा। टोटल 18 ATP खर्च होते हैं, उससे 18 ADP बन जाते हैं, और 12 NADP से 12 NAD प्लस खर्च होते हैं। यानी ये इनपुट है हमारा और ये आउटपुट है C3 साइकिल का। की इवेंट्स क्या क्या हैं इसके देखते हैं। इसमें प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर RUBP 5 कार्बन कंपाउंड होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए, प्री के लिए। फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट 3 PG यानी 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड 3 कार्बन का कंपाउंड होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। होती कहाँ है, मीजोफिल सेल में होती है। और दिस पाथवे लेस एफिशिएंट, ये थोड़ा एफिशिएंसी इसकी कम होती है हाई टेम्परेचर और लो CO2 कंडीशन, यानी अगर जो टेम्परेचर ज़्यादा हो या CO2 का कंसनट्रेशन कम हो तो इसकी एफिशिएंसी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ड्यू टू फोटो रेस्पिरेशन, क्योंकि फोटो रेस्पिरेटरी क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। वेयर रूबिस्को बाइंड विद ऑक्सीजन, वहाँ पर रूबिस्को क्या करता है, ऑक्सीजन के बाइंड कर लेता है, किसकी जगह पर, CO2 से बाइंड ना करके ऑक्सीजन से बाइंड करता है, और तो CO2 का फिक्सेशन कम हो जाता है, इसलिए प्रोडक्टिविटी भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसकी साइकिल, देख लेते हैं क्या होता है इस साइकिल में। देखो ये राइबोलोज 5 फास्फेट RUBP होता है, इसको हम लोग पहले 6 ATP देते हैं,
तो ये कन्वर्ट हो जाता है राइबोज 1,5 बिसफॉस्फेट में। ये फर्स्ट कार्बन एक्सेप्टर होता है, फर्स्ट कार्बन एक्सेप्टर। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट करता है, 6 कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं इसको हम, तो ये कन्वर्ट हो जाता है 12 मॉलिक्यूल ऑफ 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड। हम लोग पहले 6 मॉलिक्यूल इसके कंसीडर कर लेते हैं, और ये 12 मॉलिक्यूल ऑफ 3 पीजे में कन्वर्ट होता है, जो कि 3 कार्बन का होता है। तो यहाँ से हम कार्बन काउंट करें तो ये 5 कार्बन का कंपाउंड था, हमने 6 मॉलिक्यूल लिए थे, 6 5 30 कार्बन हम लेके यहाँ पर से चले थे। यहाँ पर भी 30 कार्बन थे। जब हमने 6 कार्बन यहाँ पर इसको दिए तो अब हमारे पास 12 मॉलिक्यूल बन गए, एक कार्बन इसके पास 3 कार्बन है, तो टोटल 36 कार्बन हो गए। तो यहाँ 30 थे और 6 ये ऐड हो गए, तो ये 36 हो गए। ठीक, अब हम इसको 12 ATP देंगे, क्योंकि 12 मॉलिक्यूल हैं, 12 ATP देते हैं, तो ये बन जाता है 1,3 बिस फास्फोग्लिसरिक एसिड। फिर ये रिडक्शन, इसको हम लोग रिड्यूस करते हैं NADP के प्रेजेंस में, और रिड्यूस हो जाता है, एसिड रिड्यूस हो जाता है एल्डिहाइड में, 3 फास्फोग्लिसरल्डिहाइड बन जाता है। इसका कुछ फ्रैक्शन हम लोग यूज कर लेते हैं ग्लूकोज बनाने में, जैसे इसके हमने 12 मॉलिक्यूल में से 2 मॉलिक्यूल निकाल के ग्लूकोज बना लिया। 2 मॉलिक्यूल मतलब एक के पास 3 कार्बन, तो टोटल 6 कार्बन का हमारे पास ग्लूकोज बन गया, और 12 में से 2 इधर निकल गए, तो 10 जो मॉलिक्यूल होते हैं, 10 मॉलिक्यूल, और एक के पास 3 कार्बन होते हैं, टोटल 30 मॉलिक्यूल। 30 कार्बन को हम लोग फिर से रीजनरेट कर लेते हैं यहाँ पर, यहाँ 30 लेके चले थे और 30 हमने रीजनरेट कर लिया। समझ में आ गया? यानी कार्बन इस तरीके से इसमें फिक्सेशन होता है। ये हमारी C3 साइकिल है। नेक्स्ट और लास्ट, बहुत इंपॉर्टेंट, आज के ये लास्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हम C4 पाथवे देख लेते हैं। इसे हम लोग हैच एंड सिलेक्ट पाथवे भी कहते हैं। इसकी डिस्कवरी हैच एंड सिलेक्ट ने की थी, इसलिए हैच एंड सिलेक्ट पाथवे भी कहते हैं। इट एन इवोल्यूशनरी पाथवे इन सर्टेन प्लांट टू मिनिमाइज द फोटो रेस्पिरेटरी लॉस को मिनिमाइज करना है, और फोटोसिंथेसिस एफिशिएंसी को मैक्सिमाइज करने के लिए, पर्टिकुलरली कब, जब हाई टेम्परेचर हो और लो CO2 इन्वायरमेंट में हो। अभी हमने C3 प्लांट्स में देखा था, जब टेम्परेचर हाई होता था और CO2 लो होती थी, तो उनकी इफ़िशियंसी कम हो जाती थी, पर इनकी इफ़िशियंसी हाई टेम्परेचर और लो CO2 में कम नहीं होती है। क्यों? क्योंकि इनके पास फोटो रेस्पिरेटरी लॉस नहीं होता है। फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट जो बनता है वो 4 कार्बन कंपाउंड होता है, इसे हम लोग ऑक्जेलो एसिटिक एसिड कहते हैं, इसीलिए इसे हम लोग C4 पाथवे भी कहते हैं। इट इज़ फाउंड इन मेज, कहाँ पाया जाता है? मेज में, शुगर केन में, सॉरगम में, और मैनी ट्रॉपिकल ग्रासेस में। तो एक एग्जाम्पल आपके पास मिल गया C4 प्लांट के एग्जाम्पल कौन कौन होते हैं? मेज होता है, शुगर केन होता है, और सॉरगम होता है। दिस प्लांट हैज स्पेशल अरेंजमेंट इन देयर लीफ। इनकी जो लीफ होती हैं उनका अरेंजमेंट स्पेशल होता है, जिसे हम लोग क्रेंज एनाटॉमी कहते हैं। क्रेंज मतलब होता है वृत्त। क्या होता है? वृत्त। वृत्त का मतलब, अगर जो हम मान लीजिए इसके वेस्कुलर बंडल है जाइलम और फ्लोएम, तो जाइलम फ्लोएम के चारों तरफ पहले इस तरीके सेल्स लगी होती हैं, एक घेरा बना लेती हैं। ये होती है हमारी बंडल शीथ सेल। क्या होती हैं? बंडल शीथ। और इनके चारों तरफ फिर लगी होती हैं इस तरीके से मेसोफिल सेल। ये मेसोफिल सेल होती हैं। यानी पहले जाइलम फ्लोएम, उसके ऊपर एक घेरा होता है, यानी गोल रिंग बनती है, किसकी रिंग होती है? बंडल शीथ सेल की। ये बंडल शीथ सेल हैं, ये मेसोफिल सेल हैं, और ये जाइलम फ्लोएम। इस तरीके का अरेंजमेंट इनकी लीफ होता है। इस अरेंजमेंट को हम लोग कहते हैं क्रेंज एनाटॉमी। क्या बोलते हैं? क्रेंज टाइप की एनाटॉमी। ये जो लेयर बनती हैं ये गैसेस के लिए इम्परमेबल होती हैं, यानी गैसेस अंदर तक नहीं पहुंचती हैं। तो ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन यहाँ पर कम हो जाता है। ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन अंदर पहुँचता ही नहीं है। जब ऑक्सीजन अंदर नहीं पहुँचता है तो रूबिस्को ऑक्सीजन से जुड़ेगा नहीं, यानी फोटोसिंथेसिस बहुत ज़्यादा करेगा। क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड से ही जुड़ेगा। तो आप सोचोगे जब गैसियस के लिए इम्परमेबल है तो ऑक्सीजन नहीं जा रही, CO2 कैसे जाएगी? तो CO2 डायरेक्ट ना जाके CO2 इनडायरेक्ट जाती है। कैसे जाती है वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं, मेसोफिल सेल होती हैं इसमें। दीज सेल्स आर अरेंज इन द लेयर अराउंड द बंडल शीथ। बंडल शीथ के चारों तरफ ये अरेंज होती हैं। ये देखो, ये मेसोफिल सेल है, ये बंडल शीथ है, इनके चारों तरफ ये अरेंज हैं, और इनके पास पेप्केज एंजाइम होता है और लेक रूबिस्को। यानी जो मेसोफिल सेल हैं इनके पास पेप्केज एंजाइम तो प्रेजेंट होता है, पर रूबिस्को अब्सेंट होता है। जबकि C3 प्लांट में हमने देखा था मेसोफिल में कौन सा एंजाइम होता था? रूबिस्को। पर C4 में मेसोफिल में पेप्केज होता है, रूबिस्को अब्सेंट होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बंडल शीथ। लार्ज थिक वॉल्ड सेल अरेंज इन द व्रेथ लाइक मैनर। व्रेथ मतलब एक घेरा बना लेते हैं वेस्कुलर बंडल के चारों तरफ। इनके पास रूबिस्को एंजाइम होता है और पेप्केज नहीं होता है। यानी अगर जो हम C4 प्लांट की बात करें तो C4 जो प्लांट होते हैं, C4 प्लांट में जो रूबिस्को होता है वो प्रेजेंट होता है बंडल शीथ सेल के पास, और जो हमारा पेप्केज एंजाइम होता है वो प्रेजेंट होता है हमारी मेसोफिल सेल के पास। ये बात क्लियर हो गई? ठीक है।
और एलटी प्री में इसका क्वेश्चन भी पूछा गया था कि पहला कार्बन फिक्सेशन कहाँ होता है, तो मेसोफिल सेल में होता है, पेप्केज करता है। तो इसकी मैकेनिज्म देख लेते हैं क्या होता है। सबसे पहले मेसोफिल सेल में क्या होता है, मेसोफिल सेल में होता है कार्बन फिक्सेशन। प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर जो होता है पेप यानी फास्फो इनॉल पायरुवेट, क्या नाम होता है इसका, फास्फो इनॉल पायरुवेट, जो कि 3 कार्बन का कंपाउंड होता है और कहाँ प्रेजेंट होता है, मेसोफिल सेल में। पेप्केज एंजाइम की बहुत वेरी हाई एफिनिटी विद CO2 के साथ इसकी एफिनिटी बहुत ज़्यादा होती है। कैन बाइंड विद कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म 4 कार्बन मॉलिक्यूल ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, यानी पेप और कार्बन डाइऑक्साइड आपस में जुड़ जाते हैं और क्या बनाते हैं, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बनाते हैं। ऑक्जेलो एसिटिक एसिड इसका फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि C4 पाथवे का फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट क्या है, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। फिर होता है ट्रांसपोर्ट, ये ऑक्जेलो एसिटिक एसिड कन्वर्ट हो जाता है मैलिक एसिड में या एस्पार्टिक एसिड में, और यही एसिड ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं मेसोफिल सेल से कहाँ, बंडल शीथ में। हमने बताया ये गैसियस के लिए इम्परमेबल होती है, तो गैस डायरेक्ट नहीं जा सकती है, तो क्या जाता है, तो ये एसिड बना लेते हैं। कौन सा एसिड बना लेते हैं, मैलिक एसिड या एस्पार्टिक एसिड, और ये एसिड मेसोफिल सेल से बंडल शीथ में जाते हैं, किसके द्वारा, प्लाज्मोडेस्माटा के द्वारा। फिर वहाँ इसका होता है डीकार्बोक्सिलेशन। फिर ये बंडल शीथ में जैसे ये एसिड पहुँचते हैं, ये ब्रोकन डाउन टूट जाते हैं किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड और 3 कार्बन के पायरुविक एसिड में। टोटल 4 कार्बन का कंपाउंड पहुंचता था, 1 CO2 और 3 कार्बन का एक पायरुविक एसिड, ये आपस में ब्रेक हो जाते हैं। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, इसको एक्सेप्ट करने के लिए वहाँ पर प्रेजेंट होता है RUBP इसको एक्सेप्ट करता है, और वो क्या फिक्स करता है, रूबिस्को एंजाइम वहाँ पर प्रेजेंट थी बंडल शीथ में, कार्बन डाइऑक्साइड पहुँच गई। अब कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में रूबिस्को क्या करेगा, ग्लूकोज की सिंथेसिस करेगा, यानी C3 साइकिल कराएगा। फिर होता है रीजनरेशन, जो 3 कार्बन का पायरुविक एसिड था, ये ट्रांसपोर्ट बैक इनटू मेसोफिल सेल में बैक आ जाता है प्लाज्मोडेस्माटा के द्वारा, और फिर से कन्वर्ट बैक इनटू पेप में फिर से कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि साइकिल को कंटिन्यू चलाना है, तो फिर से पेप में कन्वर्ट हो जाता है, और 2 ATP का यूज करता है। कितने ATP यूज होते हैं, 2, कंप्लीट द साइकिल। इट इज़ मोर एनर्जी इंटेंसिवली देन द C3 साइकिल। इसमें C3 साइकिल की अपेक्षा एनर्जी ज़्यादा खर्च होती है, बिकॉज इट रिक्वायर एक्स्ट्रा ATP खर्च होते हैं। कितने एक्स्ट्रा ATP खर्च होते हैं, 2। क्या रीजनरेट करने के लिए, पेप, यानी पायरुविक एसिड से जब पेप को रीजनरेट करते हैं तो 2 ATP हमें खर्च करने पड़ते हैं। तो यहाँ पर एक मॉलिक्यूल CO2 को फिक्स करने में टोटल 5 ATP और 2 NADP खर्च होते हैं। जबकि C3 पाथवे में हमने देखा था एक कार्बन को फिक्स करने के लिए 3 ATP और 2 NADP खर्च होते थे, जबकि C4 पाथवे में एक कार्बन को फिक्स करने के लिए 5 ATP खर्च होते हैं और 2 NADP खर्च होते हैं। तो यानी एक ग्लूकोज बनाने के लिए इसमें कितना खर्च होता है, 18 ATP प्लस 12 NADPH, और इसमें 30 ATP खर्च होते हैं और 12 NADPH खर्च होते हैं। तो ये क्वेश्चन याद रखेंगे। टू प्रोड्यूस 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज को प्रोड्यूस करने के लिए 30 ATP खर्च होते हैं, 12 NADP रिक्वायर्ड होते हैं हमारे C4 पाथवे में, जबकि C3 में 18 और 12 होते हैं। इनपुट क्या है, 6 कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, ग्लूकोज बन जाता है, 30 ATP देते हैं, 30 ADP बनते हैं, और 12 NAD से 12 NAD प्लस बन जाते हैं। ये इसका पाथवे बना हुआ है। ये एटमॉस्फेयर से हमारी CO2 आई, एटमॉस्फेरिक CO2 को पेप ने एक्सेप्ट किया और बन गया 4 कार्बन का ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। ये 3 कार्बन का होता है, 1 कार्बन यह है, टोटल मिलकर 4 कार्बन का ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बनता है। इसको NADP रिड्यूस कर देता है, ये मैलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ये मैलिक एसिड ट्रांसपोर्ट हो जाता है, ये प्लाज्मोडेस्माटा के द्वारा मैलिक एसिड आ गया बंडल शीथ में। फिर बंडल शीथ में ये टूट जाता है कार्बन डाइऑक्साइड और पायरुविक एसिड में। फिर पायरुविक एसिड में ये ब्रेक हो जाता है, ये इसको फिर से रिड्यूस करते हैं, मैलिक एसिड कन्वर्ट हो जाता है पायरुविक एसिड में। ये CO2 को RUBP एक्सेप्ट करके C3 साइकिल चलाता है, उससे ग्लूकोज बन जाता है, और ये पायरुविक एसिड पंप बैक हुए ट्रांसपोर्ट होकर वापस आता है मेसोफिल में, और ये फिर से रीजनरेट होता है पेप में। और कितने ATP खर्च होते हैं, 2। तो टोटल एक कार्बन के लिए 2 ATP, यानी 6 कार्बन के लिए 12 ATP इसमें एक्स्ट्रा खर्च होते हैं। C3 की अपेक्षा 12 ATP क्या खर्च होते हैं, एक्स्ट्रा। उसमें 18 खर्च होते थे, यहाँ पे टोटल 30 खर्च होते हैं। ये हमारा C4 पाथवे हो गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रेस्पिरेशन से शुरू होगा, जो कि मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा। तो आशा करता हूँ आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा और आपको समझ में भी आया होगा। अगर जो आपको ये लेक्चर अच्छा लगे, समझ में आता है, तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो, शेयर जो कर सकते हैं वो करिए, जिससे मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेशन मिल सके और मैं आपके लिए अच्छे से अच्छे क्वेश्चन को प्रैक्टिस के लिए ले सकूं। और मैं गारंटी देता हूं कि मैं जो लगभग 250 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा, उसी 250 क्वेश्चन में LT और GIC के मेंस के क्वेश्चन फंस जाएंगे, कहीं बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। इसकी मैं आपको गारंटी देता हूं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।